हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग। आज हम लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, हीट, वर्क डन, एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें, इंटरनल एनर्जी समझ चुके हैं। तो आज हम समझेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। बेसिकली फर्स्ट लॉ में कुछ लिमिटेशंस थी जिसके कारण जिसको रेक्टिफाई करने के लिए एक सेकंड लॉ बनाना पड़ा। देखो, सेकंड लॉ कोई बेसिकली लॉ नहीं है। सेकंड लॉ कुछ कुछ बातों को जोड़कर लॉ बना दिया गया है। अगर हम बात करेंगे फिजिक्स में सेकंड लॉ 2 या 3 बंदों के स्टेटमेंट्स को इन्वॉल्व कर या कंबाइन कर बनाया गया है। पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, इसके अंदर एक आप पढ़ोगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये केल्विन प्लैंक वही टेम्परेचर वाला केल्विन है और प्लैंक वही प्लैंक्स कांस्टेंट वाला प्लैंक है, एच प्लैंक जिसको बोलते थे। इन दोनों ने मिलकर या एक इकट्ठी डिस्कशन कर एक स्टेटमेंट दी और एक क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दी। ये क्या थी? ये सारी लिमिटेशन थी जो फर्स्ट लॉ की, उसको रेक्टिफाई किया। जो फर्स्ट लॉ नहीं बता पा रहा था, किसका फर्स्ट लॉ? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ नहीं बता पा रहा था, उसको इन्होंने बताया कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको सेकंड लॉ कैसे सही तरीके से बता सकता है। समझ रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो कि है सेकंड लॉ ऑफ थर्मो। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि 2 स्टेटमेंट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट। केल्विन और प्लैंक ने एक स्टेटमेंट दी और एक मिस्टर क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दी। अब ये भाई साहब केल्विन और प्लैंक क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ज़िंदगी में कि आप एक हीट इंजन बना सकें। आप एक हीट इंजन बना सके जो जितनी उसको हीट दी जाए उस हीट को यूटिलाइज करे और 100% वर्क डन कर दे। ऐसा बनाना पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ में आया सर, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तो इसको समझने के लिए आप याद करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ये, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ये कि जितना हीट का चेंज है या जितना हीट ट्रांसफर या एब्जॉर्ब्ड है, आप किसी बॉडी को हीट दे रहे हो, वो या तो कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेगा, बाकी बची एनर्जी से वर्क डन कर देगा। याद आया होगा? या तो जितनी हीट दी वो कुछ स्टोर कर देगा, कुछ वर्क डन कर देगा। अब वहां पर हमने पढ़ा था कि हो सकता है सारी हीट से वर्क डन कर दे। अगर डेल्टा यू किसी की 0 थी, हम पढ़ रहे थे डेल्टा यू 0 हो सकती थी, मतलब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम हो रहा था तो डेल्टा यू 0 आ रही थी। तो हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ में कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन। डेल्टा की जितनी हीट सप्लाई करी उतना ही वर्क डन। सेकेंड लॉ में केल्विन प्लैंक्स ने बोला ऐसा नहीं पॉसिबल, जितनी हीट दे दोगे उससे कंप्लीट वर्क डन नहीं किया जा सकता, सारे का सारा यूज नहीं कर पाओगे जितनी हीट मिलेगी। मान लो मैंने किसी को 100 जूल हीट दी किसी ऑब्जेक्ट को, तो 100 किलो हमें 100 जूल ही वर्क डन नहीं मिलने वाला। ये हीट कुछ तो वेस्ट होगी, 2 जूल, 10 जूल, 20 जूल, कुछ तो हीट वेस्ट होगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 100% हीट को 100% वर्क डन में कन्वर्ट कर दें, जो कि फर्स्ट लॉ बोल रहा था कि अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 हो जाता तो हो रहा नहीं। थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ बोलता है, या केल्विन और प्लैंक ने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं। हीट इंजन, अच्छा इसमें हीट इंजन की बात आ रही। हीट इंजन हमारे सिलेबस में नहीं है। 2 कंसेप्ट है, हीट इंजन, हीट पंप, बुक्स में मिलेगा, हमें नहीं पढ़ना क्योंकि यहाँ पर नाम आया तो मैं हीट इंजन बता देता हूँ। हीट इंजन कुछ नहीं होता, ऐसे डायग्राम बना रखी हैं, बीच में एक सोर्स होगा, इधर यहाँ पर ये हीट का सोर्स होता है, ये हीट का सिंक है और यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस है। वर्किंग सब्सटेंस मतलब क्या हुआ? सोर्स होता है जो हीट देगा, सोर्स होगा जो हीट देगा। तो सोर्स ने हीट दी Q1, सोर्स ने हीट दी Q1 इस वर्किंग सब्सटेंस को। इस वर्किंग सब्सटेंस ने Q1 हीट ली, Q1 में से कुछ हीट रिजेक्ट कर दी, कुछ हीट वेस्ट कर दी, बची हुई हीट से ये वर्क डन करेगा। मिली Q1, Q2 छोड़ दी तो इसका वर्क डन हुआ ये है हीट इंजन। हीट इंजन क्या बोलता है कि आप जितनी हीट लोगे कुछ तो वेस्ट होगी, Q1 में से Q2 वेस्ट हुई तो बची कितनी? Q1 माइनस Q2, तो ये वर्क डन होगा। 100 जूल आपने हीट दी, उसने 100 जूल में से 20 जूल दे दी नीचे, बची कितनी? 80, तो 100 माइनस 20 यही तो है। ये हीट इंजन ऐसा बनाएगा। सोर्स जो हीट दे रहा है, सिंक जो वेस्टेज हीट को स्टोर कर, सिंक जैसे तुम्हारे घर में खाना खा के बर्तन फेंक देते हो, सिंक में वेस्ट चीजों को फेंक देते हो, वो सिंक है, एनर्जी के लिए सिंक है। ये किचन वाला सिंक नहीं है,
समझे, मतलब वही होता है सिंक का। तो ये वर्किंग सब्सटेंस जो वर्क डन करेगा, तो 100% कभी भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा Q1 लिया Q1 से वर्क डन, नहीं, कुछ तो वेस्टेज होगी। ये बोला मिस्टर केल्विन और प्लैंक्स ने। दूसरी बात क्लॉसियस आए, फिर क्लॉसियस बोलते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ऐसा करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि हम ऐसा डिवाइस बनाएं, ऐसी डिवाइस बनाएं, ऐसी मशीन बनाएं जिससे हम क्या करें विच वुड ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कैसे? सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेल्फ एक्टिंग मशीन का मतलब ऐसी मशीन जो अपने आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ एनर्जी को ट्रांसफर कर सके या हीट को ट्रांसफर कर सके। ऐसा नहीं होता नहीं। देखो सुनो, नॉर्मली दुनिया में क्या होता है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब मूव करते हैं। जैसे ही हीट कैसे मूव करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। मैंने एक गिलास रखा गर्म चाय का, बाहर टेम्परेचर कुछ है, गर्म चाय का टेम्परेचर 50 डिग्री है। धीरे धीरे ये ठंडी हो जाएगी, धीरे धीरे ये चाय भी 10 डिग्री पे आ जाएगी। तो टेम्परेचर हाई से लो की तरफ गया है, समझ रहे हो? ऐसा ही होता है ना, धीरे धीरे ये भी हाई से लो हो जाए, अपनी हीट रिलीज कर देगी हाई से लो की तरफ। हीट इधर से उधर भागी है, उधर से इधर नहीं आई है, हाइयर से लोअर की तरफ जाता है। नॉर्मल, ये स्पॉन्टेनिटी इसको बोलती है। ये नॉर्मली ये सेल्फ अक्करिंग चीजें हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हाई से लो। अब बोले लो से हाई ट्रांसफर करना चाहे तो अपने आप नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या लो से हाई होता है? सोच के बताओ, क्या हीट लो से हाई कभी ट्रांसफर करती देखी है? कि लो टेम्परेचर पे एक बॉडी है, आपने उसको हाई टेम्परेचर पे लो से हाई की तरफ हीट दे दी, ऐसा देखा है? हाँ देखा है, आप लोगों ने रोज देखते हो घरों में। कहाँ देखा है? रेफ्रिजरेटर में देखा है। रेफ्रिजरेटर में आपने ये प्रोसेस देखा है, जो क्या करता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर करता है। कहां से? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर करता है। तो सर वो तो हो रहा है, क्लॉसियस तो गलत नहीं। उन्होंने बोला सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं होगी, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर। अगर मुझे लो से हाई की तरफ ट्रांसफर करना है हीट, तो मुझे उसके ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो सर फ्रिज में तो कोई वर्क डन नहीं करते हम फ्रिज में वर्क डन करते, फ्रिज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं हम, कंप्रेसर लगा होता है, उसके पास रेफ्रिजरेंट है, वो मूव करता है। बंद कर दो फ्रिज को, नहीं कर पाएगा ठंडा, मतलब हमने उसको एनर्जी देना बंद कर दिया। सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं हो, अपने आप करता रहे। अरे अपने आप रख दोगे चाय को, कुछ एनर्जी नहीं देनी पड़ी उसको, अपने आप हाई से लो हो सकता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पर लो टू हाई करने के लिए स्पॉन्टेनियस नहीं है, सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है वो। आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी तो उसको देनी पड़ेगी। जैसे फ्रिज में आप उसको एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, कंप्रेसर है उसमें रेफ्रिजरेंट, वो चलता है तब होता है। बंद कर दो यार, लाइट चली जाए 4 घंटे, फ्रिज काम करना बंद कर देगा, लो से हाई टेम्परेचर करना बंद कर देगा, नॉर्मली होगा जैसा भी होगा। समझ रहे हो बात? तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है क्लॉसियस के हिसाब से। ये दोनों जो बातें हैं, ये फर्स्ट लॉ नहीं समझा पाए, इसलिए सेकंड लॉ को आना पड़ा। अगले लेक्चर में हम लिमिटेशंस भी करेंगे फर्स्ट लॉ की। इतनी बात समझ में आई है? इतनी बात समझने के बाद एक बात और समझ लो, अगर तुम्हें पूछ ले पेपर में कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में से कौन सा लॉ नेगेटिव लॉ है, नेगेटिव लॉ कौन सा है, या कौन सा लॉ नेगेटिव स्टेटमेंट देता है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेगेटिव स्टेटमेंट देता है। मतलब देखो ये बात ही ऐसे करता है, नेगेटिव प्राणी है ये दोनों ने, नेगेटिव। इन्होंने बोला इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, इसे बोला ऐसा नहीं हो। इन्होंने ये नहीं बताया क्या हो सकता है, इन दोनों ने ये नहीं बताया क्या हो सकता है, हालांकि ऑब्वियसली इसका उल्टा हो सकता है, बट इन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही ऐसे दी कि ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। कौन? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, केल्विन प्लैंक की, और आपकी क्लॉसियस की स्टेटमेंट। इन दोनों को नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव लॉ की फॉर्म में भी देखा जा सकता है। समझ में आई? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बड़ा ही आसान। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखो, केमिस्ट्री में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखो, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हो। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। केमिस्ट्री का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बात यही है, पर वो बोलता, उसमें केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट, क्लॉसियस की स्टेटमेंट नहीं पढ़ते आप लोग, याद होगा आपको, समझ रहे हो ना? उसमें क्या पढ़ा था आपने? उसमें आपने देखा था स्पॉन्टेनिटी की बात आ गई थी। समझ में आ रही है ना बात? फर्स्ट लॉ नहीं बता पा रहा था, तो स्पॉन्टेनिटी, इंटरनल एनर्जी, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गिव्स फ्री एनर्जी, धीरे धीरे बातें निकल के आती रही, समझे?
तो होपफुली आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स वाला अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि लिमिटेशंस फर्स्ट लॉ की तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।